हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जो साइंस के प्रश्न लिए हैं वह बीपीएससी द्वारा कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 1 to 5 के लिए पढ़ रहे हों या 6 से लेकर के 12th के लिए पढ़ रहे हों, किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हों, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में जो प्रश्न हम लाए हैं वह एक से बढ़कर एक हैं। और दोस्तों, गारंटी मानिए कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो एक आध प्रश्न तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर इस वीडियो से मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों लिया है कि अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो है कि 5 से 6 प्रश्न आपका लेंस से लिया है, क्योंकि लेंस से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। टीआरई 1 में भी आया था, टीआरई 2 में भी आया था, तो इसलिए हम ज़्यादातर प्रश्न लेंस से 5-6 प्रश्न इसमें डाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अवतल लेंस द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, कि वास्तविक और अधोशीर्षी बनता है, कि आभासी और अधोशीर्षी बनता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अवतल लेंस द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब वह हमेशा कैसा होता है, तो वह हमेशा जो है कि आपका आभासी बनता है और सीधा बनता है। जी हाँ दोस्तों, अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा जो है कि वस्तु की ओर बनता है, लेंस तथा फोकस के बीच में बनेगा, और यह आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा बनता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अवतल लेंस में आभासी बनता है, सीधा बनता है चित्र, और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो उसी प्रकार का जो है कि वही प्रश्न आपका रिपीट है, बस इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, कि लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। तो देखिए, लेंस द्वारा जो है अवतल लेंस द्वारा हमेशा जो है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। समतल दर्पण का करेंगे, उत्तल दर्पण का करेंगे, कि अवतल दर्पण का करेंगे, कि अवतल लेंस का करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका दर्पण दिया गया और लेंस भी दिया गया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अगर कोई भी वस्तु है उसका आप आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अवतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? अवतल दर्पण का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर आप अवतल लेंस मत मारिएगा, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वह आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बहुत से बच्चे बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं अवतल दर्पण में और अवतल लेंस में। तो अगर जो है कि आपको भी अवतल लेंस और अवतल दर्पण के बारे में पूरा डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम जो है कि पूरा अच्छे से एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे कि अवतल दर्पण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उत्तल दर्पण की क्या विशेषताएं होती हैं, या क्या उसके कैसे इमेज बनते हैं, और अवतल लेंस का कैसा इमेज बनता है, कहाँ पर वस्तु रहेगी तो कहाँ पर जो है कि इमेज बनेगा, या जो है कि उत्तल लेंस का कैसा इमेज बनता है। तो इस पर प्रॉपर वीडियो ला देंगे। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी। समतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि वस्तु का आपको छोटा प्रतिबिंब चाहिए होगा, तो ऐसी स्थिति में कौन सा जो है कि बनाएगा, तो वह आपका बनाएगा उत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण के सामने अगर जो है कि कोई भी वस्तु रखी जाएगी तो वस्तु से वह छोटी प्रतिबिंब बनाता है। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, अवतल लेंस की बात करें तो हमने पहला ही क्वेश्चन कराया था कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है वह अवतल लेंस में आपका बनता है। तो इसको याद रखिएगा।
अगला है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो देखिए वही प्रश्न आपका रिपीट हो गया दो बार, तो इसको चलिए आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करें आवर्धक लेंस के बारे में, तो आवर्धक लेंस आपका कैसा होता है, समतल अवतल लेंस होता है कि अवतल लेंस होता है कि उत्तल लेंस होता है कि बेलनाकार लेंस होता है। तो देखिए आवर्धक लेंस वास्तव में अगर हम बात करें तो यह आपका उत्तल लेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, आवर्धक लेंस जो होता है यह आपका उत्तल लेंस होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है और उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि जो है कि आजकल जो सड़कों पर जो है कि रोशनी के लिए पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है और उन लैंपों में कैसी गैस भरी रहती है, सोडियम भरा रहता है, नियॉन रहता है, हाइड्रोजन रहता है कि नाइट्रोजन रहता है। तो देखिए अगर हम उसमें बात करें तो उसमें जो आपका भरा रहता है वह नियॉन गैस भरी रहती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी गैस भरी रहती है, तो नियॉन गैस भरी रहती है। तो इसको आप याद रखिएगा, नियॉन गैस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर अपनी अधिकतम ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस प्रकार से प्राप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो मानव शरीर होता है वह अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस प्रकार से प्राप्त करता है। तो प्रोटीन से प्राप्त करता है, खनिज से प्राप्त करता है, विटामिन से करता है कि कार्बोहाइड्रेट से करता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह है कार्बोहाइड्रेट से। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा जो है यह कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ से आप जा कर के फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट रहता है तो वहाँ पर बताया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में ऊर्जा जो है यह निम्न में से कौन देता है, विटामिन देता है, जल देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है कि प्रोटीन आपका देता है। तो देखिए हमारे शरीर में अगर हम बात करें तो जो है कि ऊर्जा देने का कार्य जो है वह कार्बोहाइड्रेट करता है। जी हाँ दोस्तों, कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट देता है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कि मानव शरीर की अधिकांश ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है, और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले जो है कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि मोनोसेकेराइड में टूट जाता है और आपको ऊर्जा मिलती है, और इसके बाद वह प्रोटीन में टूटता है, और सबसे अंत आपका वसा टूटती है। तो इसको आप याद रखिएगा, जब भी शरीर में आपके ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, फिर उसके बाद आपका प्रोटीन टूटेगा, फिर उसके बाद आपका वसा टूटेगा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दूध में कौन सी प्रोटीन शर्करा युक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, दूध में जो है कि कौन सा प्रोटीन शर्करा युक्त होता है। केसिन, सुक्रोज होता है, केसिन और लैक्टोज होता है, फेरिटीन और माल्टोज होता है कि एल्यूमिन और ग्लूकोज होता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका है वह है केसिन और लैक्टोज होता है। जी हाँ दोस्तों, दूध में अगर हम बात करें तो प्रोटीन शर्करा के रूप में आपका केसिन और लैक्टोज होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो फलों का जो मधुर और मीठा स्वाद होता है यह किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण, फ्रक्टोज के कारण, माल्टोज के कारण कि रिबोस के कारण। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा
वह है आपका फ्रक्टोज के कारण। जी हाँ दोस्तों, फलों का मधुर या मीठा स्वाद जो है वह फ्रक्टोज के कारण होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है कि माल्टोज है? तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे मीठी शर्करा के बारे में, तो सबसे जो मीठी शर्करा होती है यह आपकी फ्रक्टोज होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे मीठी शर्करा जो होती है वह आपका फ्रक्टोज होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह जितने भी प्रश्न हम शामिल किए हैं यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कई कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए हम इन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा? देखिए, वही प्रश्न आपका रिपीट हो गया है। तो जो आपका फ्रक्टोज होता है यह आपका सबसे मीठी शर्करा होती है। जी हाँ दोस्तों, फ्रक्टोज जो होता है वह आपकी सबसे मीठी शर्करा होती है। अगला है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि किसका संश्लेषण जो है वह यकृत द्वारा किया जाता है। विटामिन ए का, विटामिन ई का, विटामिन डी का कि विटामिन के का? तो देखिए, अगर हम बात करें यकृत द्वारा जो संश्लेषण किया जाता है वह किया जाता है विटामिन ए का। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए का यकृत संश्लेषण करता है तथा अल्प समय के लिए जो है कि इसका संचय करता है और विटामिन को खून का स्कंदन करने में सहायता करता है, और यह जो है यह प्रोथ्राम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में भी सहायक होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तंतु आहार में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि तंतु आहार में क्या शामिल है? तो तंतु आहार में अगर हम बात करें तो वह आपका सेलुलोज होता है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तंतु आहार में आपका सेलुलोज शामिल होता है। तो सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज के बारे में अगर हम बात करें तो सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है जो कि ग्लूकोज का बना होता है, और यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन में जो है कि एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसके पाचन में एंजाइम अनुपस्थित होता है, जिसके कारण इसका जो है कि पाचन शरीर में नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि हमारे शरीर में जो त्वचा के नीचे जो मौजूद वसा होती है यह किसके अवरोधक के काम करती है, किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर से ऊष्मा की क्षति के, कि शरीर के अनिवार्य द्रवों की क्षति से, कि शरीर से लवण की क्षति से, कि पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश से? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शरीर से ऊष्मा की क्षति से। जी हाँ दोस्तों, शरीर की त्वचा के नीचे जो मौजूद वसा होती है यह शरीर से ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राक्कलन करने के लिए किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो आयोडीन मान का प्रयोग जो है वह किसके प्राक्कलन करने के लिए किया जाता है? तेल में हाइड्रोक्सिल समूह के लिए, कि तेल में क्षार तत्व के लिए, तेल में असंतृप्ति के लिए, कि तेल में कार्बोक्सिलिक समूह के लिए? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह है तेल में असंतृप्त के लिए। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन मान का प्रयोग जो है वह वशी अम्लों में जो है वह असंतृप्त की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो तेल में असंतृप्ति के लिए आयोडीन मान का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह आज के टॉप 20 क्वेश्चन ही हमने लिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो में जो प्रश्न हमने शामिल किए हैं वह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं,
तो इसलिए आप 2-3 बार रिपीट करके ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।